नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, और नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसा रहा आपका बीता हुआ कल? वो कल जो बीता वो कैसा बीता? जल्दी जल्दी उपस्थित हो जाइए, जो भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं और जिस स्थिति में हैं, आ जाइए भैया, क्योंकि अब जो है परीक्षा की घड़ी नजदीक आ गई है और अब कहानी शुरू होती है। ये 2020 सीरीज है। 2020 सीरीज का मतलब 20 मिनट 20 क्वेश्चन, लेकिन इस 20 मिनट में हम जो जनरल टेस्ट को एकदम धुआं धुआं करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए 20 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे 20 मिनट में जनरल टेस्ट के। जनरल टेस्ट में 3 पार्ट होते हैं, जीके जीएस प्लस करंट अफेयर, फिर रीजनिंग और फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि जिसे हम मैथ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए जीके को हम आपके तक लेकर पहुंचते हैं, फिर बाकी के सारे पोर्शन जो हैं बाकी लोग आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, और आपको बताना क्या है, लास्ट में कमेंट बॉक्स में आके बताना है कि कितने मिनट में कितने क्वेश्चन आपने सही किए, और बताना है कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है, कितना कारगर है, कितना मजा आ रहा है करने के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को हम लेके आए हैं। पहला प्रश्न है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका क्या नाम है? गोदान और गबन, बोथ ऑफ द गोदान एंड गबन वाज वर्क एट द सेम ऑथर, व्हाट इज देयर नेम? तो गोदान और गबन भैया जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। मुंशी प्रेमचंद की रचना है एक कफन। कफन कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद की जो कफन है वो अंतिम कहानी है। ठीक है, और जो गोदान है वो अंतिम उपन्यास है उनका। ठीक है, गोदान जो है वो अंतिम उपन्यास और कफन उनकी अंतिम कहानी है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो इनकी किताब है गीतांजलि। इनकी एक किताब है गीतांजलि। इसी गीतांजलि पर 1913 में इनको क्या मिला था? साहित्य का नोबेल। साहित्य का नोबेल मिला था। साहित्य का नोबेल मिला था इनको, लिटरेचर का, और भारत में पहले ऐसे व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन अमॉन्ग 180 कंट्री इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2023? मतलब कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो कितना है वर्तमान समय में 180 देशों में? तो इसका सही जवाब होगा 161वां, यानी कि 161। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिसीव द लीस्ट एनुअल रेनफॉल? ठीक है, बेल्लारी, जैसलमेर, जोधपुर और लेह। सबसे कम वार्षिक वर्षा जो है भारत में किस स्थान पर होती है? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने और इसका सही जवाब होगा लेह। लेह पड़ता है लद्दाख में। लद्दाख में पड़ता है लेह। लद्दाख हमारी यूनियन टेरिटरी है। कब बनी है? 2019 में। और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी BRO, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? कह रहे हैं कि रिसेंटली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैज मेड अ विच इंडियाज फर्स्ट विलेज? तो चलिए 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। पहला है गोकरान, अल्मोड़ा, माड़ा और खनोमा। ये करंट का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा माड़ा, उत्तराखंड। माड़ा उत्तराखंड में जो माड़ा गांव है उसको जो है भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, प्रथम गांव घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार सृजित करना, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना, या जनता के विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना? यानी कि इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, टू अवेक अप the public politically, and the in building people to participate in development governance। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने और इसका सही जवाब होगा कि जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के लिए योग्य बनाना। ठीक है, तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य यही है। पंचायती राज चाहती है कि आप जो है गांव विकास में भागीदार बने। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता? यानी कि 4 ऑप्शंस हैं। रिसेंटली विच ब्यूटी हैज वोन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2023? तो चलिए देखा जाए, 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। सबसे पहले नीना राव, ठीक है, अस्मिता शुक्ला, दीप्ति हरत्रीवाल और नंदिनी गुप्ता। तो इसका सही जवाब होगा नंदिनी गुप्ता जो हैं उन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। तो चलिए यहीं पर जो है
यहीं पर हमारा सेक्शन खत्म होता है। जीके जीएस की कहानी यहीं पर खत्म होती है, ठीक है। तो और अगली कहानी जो है वो शुरू होगी, ठीक है, रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आप लोग तैयार रहिए। रीजनिंग और मैथ में जितना समय आप जीके जीएस का बचाएंगे और रीजनिंग मैथ में लगाएंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। चलिए इस T20 सीरीज में आप बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी की, ठीक है। तो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दिया गया कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेमी की है, यानी कि आपका एक कोई रोम्बस है उसकी प्रत्येक भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है ना। आपको साथ ही में कह रहा कि उसका एक बिकड़ जो है वो 16 का है। तो एक बिकड़ आपका मान लीजिए ये वाला है 16 का, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं 16 सेंटीमीटर का। तो आपको पता है कि रोम्बस के दोनों बिकड़ 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं और बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। तो आपका अगर ये 16 टोटल है तो इसका मतलब ये 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। आप जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये 8 है, ये 10 है, तो ये 6 आता है। आपको मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताई थी। अगर ये 8 है, ये 10 है तो ये 6 आएगा। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। तो दूसरा बिकर्ण यानी कि दूसरा डायगोनल आपका 6 + 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि एक घड़ी की सुई जो है वो 255 मिनट में कितना डिग्री घूम जाएगी। आपके सबके घरों में घड़ी होगी। घड़ी की एक सुई जो होती है वो आपको एक मिनट में आपका 1 मिनट की सुई है तो 60 मिनट में, यहाँ 60 मिनट कंप्लीट करेगी तो 60 मिनट में वो आपका 360 डिग्री घूम जाएगी। तो इसी तरीके से अगर 240 मिनट में देखोगे, मतलब इसका 4 गुना करोगे तो 360 में 4 का गुणा कर दो, इतना डिग्री घूम जाएगी। ये हो जाएगा आपका 4 0 को 0, 4 छक्के 24, 24 2 हासिल 4 12 13 14 40 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है ना। अब आपको चाहिए कितना है? आपको 240 तो चाहिए नहीं, आपको चाहिए 255, यानी 15 मिनट और घुमाना है। तो 15 मिनट में ये 90 डिग्री और घूमेगी, यानी कि 255 मिनट होते होते ये आपका 1440 प्लस 90 डिग्री घूम जाएगी, यानी कि 1530 डिग्री घूम जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1530 डिग्री। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि आपको 24, 36 और 30 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्ती फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एलसीएम, ठीक है ना। तो देखिए 24, 36 और 40, तो आपको एलसीएम के लिए आपको 4 से जैसे डिवाइड कर दे, 4 छक्के 24, 4 9 के 36, 4 दहिया 40, ठीक है ना। 2 से कर दीजिए, 2 3 6, 9 ऐसे ही रहेगा, 2 5 10। फिर 3 से कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 और 5 आ जाएगा। फिर 3 से करोगे तो 1 1 5 आ जाएगा। फिर 5 से कर देंगे, ये आ जाएगा 5 3 15 3 45 दूनी 90 और 90 चौके होता है 360। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है 4 आदमी 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं और उसी सेम कार्य को 3 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर 10 दिन में पूरा करती हैं। तो 10 महिलाएं अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? क्या दिया गया है? 4 पुरुष यानी कि 4 मैन प्लस 6 वुमेन मिल जाएं तो उस काम को 8 दिन में पूरा करती है। आप लोग फार्मूला जानते हैं। आप कौन सा फार्मूला जानते हैं? M1 D1 H1 = M2 D2 H2। तो देखिए कितने लोग हैं? 4 मैन 6 वुमेन और कितना दिन लगा रहे हैं? 8। वही काम 3 मैन और 7 वीमेन 10 दिन में लगा रहे हैं। तो आपने इसको एक इक्वेशन की तरह देखा तो 8 का मल्टीप्लाई किया तो 32 मैन 48 वीमेन = 30 मैन 70 वीमेन। 30 इधर आएगा, 32 में से सब्सट्रैक्ट होगा, 2 मैन बचेगा। 48 उधर जाएगा, 70 में से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 22 बचेगा। तो यहाँ से आपका एक रेशियो निकल के आ गया, M/W = 11/1। ये आपका एफिशिएंसी होती है, क्षमताएं होती हैं। मतलब एक मैन की 11 यूनिट काम करने की क्षमता है और तब एक वुमेन की 1 ही काम करने की क्षमता है। यानी कि मैन जब 11 काम करेगा, किसी काम का 11 करेगा तो वीमेन 1 ही कर पाएगी, ठीक है ना। अब देखिए, अब निकालना होता है टोटल कार्य। तो टोटल कार्य कैसे होता है? टोटल जो वर्क होता है वो निकलता है, यहां पे मैन की एफिशिएंसी रख दो, यहां बी मैन की रख दो और ये 8 का गुणा कर दो, या फिर इधर भी कर सकते हो, वही कम 1 ही आएगा। तो देखिए 4 × 11, क्योंकि मैन का 11 है, वुमेन का 1 है, तो ये आ जाएगा 44 + 6 50 × 8 यानी कि 400। आपका काम टोटल है 400 यूनिट का। अब 400 यूनिट का काम 10 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? तो आपको पता है कि T = टाइम जो है वो 10 महिलाओं का होगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो 10 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी होगी? अगर एक महिला की 1 है तो 10 होगी, तो 400/10 यानी कि 40 दिन में पूरा करेगी, ठीक है ना। तो ये आपका 40 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है 10 1 डिग्री 2 डिग्री दिस 89 डिग्री क्या होगा? वैसे तो आपको इसका आंसर याद होगा, 1 होगा। क्यों होता है? देखिए हम जानते हैं कि जो 10 1 डिग्री होता है वो आपका, जैसे इधर आप बात करिए cot
कॉट आप सॉरी ये tan 89 डिग्री कॉट 1 डिग्री के बराबर होता है, कॉट 1 डिग्री के। यहाँ पे होगा आपका tan 88 डिग्री, tan 88 डिग्री जो होता है वो आपको cot 2 डिग्री के बराबर होता है। ऐसे चलता चला जाएगा और tan 1 cot 1 1 बना देंगे, tan 2 cot 2 1 बना देंगे। इस तरीके से बीच में आएगा tan 45 और वो भी आपका 1 ही होता है। तो सब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 आएगा, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 1। नहीं तो आप जानते ही होंगे इसका आता है 1, क्योंकि आप जानते हैं कि cot 89 का मतलब क्या है, सॉरी tan 89 को आप क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 1 डिग्री। तो tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, तो ये कॉट 1 डिग्री हो गया, तभी तो लिख दिया tan 89 इक्वल टू कॉट 1। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका कि अगर किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r होती है, और उसकी त्रिज्या r होगी, तो इसका अंतर दिया गया 37 सेंटीमीटर। तो r को कॉमन लिया, 2 पाई माइनस 1 इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। ठीक है ना, r देखिए पाई की वैल्यू 22/7 रखी, तो आपका ये भिन्न बन गया। एलसीएम लिया तो आया 22 दूनी 44 माइनस 7/7, और 44 माइनस 7 होता है 33, तो 37 और 37 से 37 आपका कट जाएगा, तो r बराबर आ गया 7 मीटर। r बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो r हो गया 7 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना आएगा, देखिए r अगर 7 हो गया तो इसका एरिया कितना आएगा, एरिया आपका आ जाएगा पाई r स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है ना, तो आपका यहां पे हो जाएगा ये 154 स्क्वायर मीटर। आपका आंसर आ जाएगा 154 स्क्वायर मीटर। चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है कि किसी त्रिभुज के 2 शीर्षों में सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, सम्मुख शीर्ष लंब बराबर है। देखिए कोई भी अगर आपका ट्रायंगल होता है, कोई भी क्या होता है, ट्रायंगल होता है, अगर उसका शीर्ष लंब की बात करें तो किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, लंब होता है, वही आपका शीर्ष लंब कहलाता है। अगर किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष लंब बराबर हैं, इसका मतलब वो आपका समद्विबाहु है। अगर कह देता कि तीनों शीर्ष लंब बराबर हैं, तो वो आपका इक्विलेटरल यानी कि समबाहु हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि समीकरण दिया गया ax स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, इसके मूल जो हैं, जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो क्या कंडीशन बनती है। आप जानते हैं कि अगर आपका कोई जनरल समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसका अगर मूल समान है तो इसका कंडीशन बनता है बी स्क्वायर माइनस 4 सॉरी बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, या फिर कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 बनता है। ठीक है ना, अब देखिए अगर बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac बनेगा, लेकिन हमारा तो क्वेश्चन ये है ना ax स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, तो हमें बीच वाला b होता है, तो 1 है वो, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 4, a इंटू सी की जगह यहाँ b है, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a इंटू b, तो आ गया 1 इक्वल टू 4ab, तो ab इक्वल टू 1/4 आ जाएगा आपका आंसर। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 2020 में अब पारी है बच्चों रीजनिंग की, और कैसा मजा आ रहा है रीजनिंग में कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नए नए टाइप्स के क्वेश्चन, नए कंसेप्ट सीख रहे हैं कि नहीं। तो देखिए रैंकिंग का सवाल है आपके सामने कि किसी कक्षा में राकेश का स्थान ऊपर से 9वां है, नीचे से 38वां है, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं। एक ही फॉर्मूला, एक ही नाम, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। लेफ्ट बोले, अपर बोले, ठीक है ना, ऊपर बोले, ठीक है, टॉप बोले, कुछ भी बोले, सब बात बराबर। तो 9 प्लस 38 माइनस 1 कर देंगे क्या, तो कितना हो जाएगा, बोलो बच्चों कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा क्या, बोलो बोलो कितना हो जाएगा, 46। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने ब्लड रिलेशन का सवाल दिया हुआ है, बहुत ही आसान सवाल है, देखिए ध्यान से। जे का पिता पी है, ठीक है ना, तो जे मान लीजिए ये हुआ, इसका पिता पी हुआ, तो पी क्या हो गया, मेल हो गया। जे क्या है नहीं पता, एन की माँ एस है, कहीं होंगी, ठीक है। जे का भाई एन है, जे का भाई क्या हो गया, एन हो गया, ठीक है ना, भाई हो गया। और एन की माँ एस है, ठीक है ना, एन की माँ कौन हो गई, एस हो गई, मतलब ये दोनों पति पत्नी हो गए। एस का बेटा बी है, ठीक है ना, एस का बेटा बी है, इनका एक और बेटा है, बी हो गया, ठीक है ना, ठीक है। यदि बी की बहन सी है, ठीक है ना, बी की एक और बहन हो गई, सी हो गई, ठीक है ना, तो जे का सी से क्या संबंध है, जे का सी से क्या संबंध है। अब ध्यान से सुनिएगा, जे मेल है कि फीमेल है ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है, तो जे क्या होगा, या तो भाई या तो बहन होगा, या तो भाई या तो बहन। क्योंकि यहां पे सबसे पहले जे लिखा है, तो जे के बारे में पूछ रहा है, इन दोनों रिश्तों में जे और सी में जे के बारे में पूछ रहा है, और जे क्या, भाई और बहन दोनों हो सकता है। तो जानकारी क्या है, अधूरी है। क्या है, ये कहानी अधूरी है, जानकारी अधूरी है। अगले सवाल में बोलते हैं, उषा काल का संबंध अगर संध्या काल से है, ध्यान से सुनिएगा, उषा काल का संबंध अगर संध्या से है, ठीक है ना, उषा काल क्या, इसका पर्यायवाची है, तो प्रस्तावना का क्या होगा, प्रस्तावना का 9 का 90 होगा क्या, नहीं, रात का दिन होगा क्या, दिन का शाम होगा क्या, सी ऑप्शन लग रहा है, ठीक है ना, मतलब यहां सिनोनिम्स देख रहा है, तो सिमिलर पेयर खोजेंगे जिसमें सिनोनिम्स हो, पर्यायवाची हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कि अगर आयात का संबंध निर्यात से है तो व्यय का किससे है।
आयात का अपोजिट होता है निर्यात। आने बाहर कहीं बाहर देश से आता है तो उसको आयात कहते हैं, अगर अंदर से बाहर की तरफ भेजते हैं तो निर्यात कहते हैं, ठीक है ना। तो व्यय का क्या होगा अपोजिट, खर्च होगा, ठीक है ना। ऋण होगा क्या, आय होगा क्या, बताइए क्या होगा। तो क्या होगा बच्चों, व्यय। व्यय का खर्च तो सिनोनिम्स होता है, तो व्यय मतलब खर्च करना होता है, तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, आय हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। बैट, स्पाइडर, मॉस्किटो, बटरफ्लाई। अगर आप देखोगे तो ये तीनों के तीनों इंसेक्ट हैं, ठीक है। और ये एक क्या है, आपको लग रहा होगा कि बैट जो है, चमगादड़ जो है एक पक्षी है, नहीं, ये एक मैमल है, स्तनधारी है, ठीक है ना। जैसे हम और आप जैसे लोग हैं ह्यूमन स्तनधारी हैं, वैसे ही मैमल्स भी स्तनधारी हैं। मतलब ये बच्चों को पैदा करते हैं, जो बच्चों को पैदा करते हैं उनको क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं, ठीक है। जो अंडे पैदा करते हैं उनको क्या कहते हैं, एग लेइंग एनिमल्स कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या है, चमगादड़ एक मैमल से, इसीलिए ये अलग है। ABCD का अगर संबंध EFGH से है तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, ABCDEFGH ऐसे सिमिलर कर दिया है, MNOPQR, तो आगे की बात करेंगे साफ साफ, ठीक है ना। अगर आप देखोगे, अगर देखना भी चाहोगे तो यहाँ 1 + 5 4 जोड़ा है, 4 जोड़ा है, G का 7 4, तो ऐसे 4 जाप भी जोड़ दो, तो E जो T ये 15 है, तो 15 4 19 हो जाएगा। 19 में कौन होता है बताओ, स्टूडेंट होता है क्या, 19 20, तो S हो जाएगा, और पहला हो गया तो बाकी निकालने की जरूरत नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग में यही खेल है, ठीक है ना। एक निकाला सब काम बनेगा। हमने नंबरिंग कर दी, A का 1, E का 5, हमने देखा 4 का डिफरेंस है तो O का 15, यहां भी 4 का डिफरेंस होगा तो यहां 19 वाला आएगा। मतलब 19 वाला कौन सा होता है, S होता है, और S एक ही आगे बढ़ गया निकाल के। चुटकियों का खेल है, चुटकियों में निकल जाना है, समझे बाबू, समझे बात को, समझे क्या। और ये हो गया आपका रीजनिंग यहाँ पे, ये हो गया रीजनिंग यहाँ पे आपका खत्म। और 2020 में रीजनिंग आज कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कितने सही हुए जरूर बताइएगा। टोटल 20 में कितने सही हो रहे हैं, और क्या इस सीरीज में आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मन लगा के पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट।